हैं, लेकिन राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कब होगी, मौजूदा राजनीति को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार 2024 के लिए, कई ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं। अयोग्यता हो गई है राहुल गांधी की, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? ये लोकतंत्र के हक में नहीं है। मैंने कल भी ये बात बताई, नियम के तहत हुआ है। देखिए नियम अपनी जगह पे है। उसी बीजेपी के सबसे कद्दावर और सम्मानीय नेता माननीय वाजपेयी जी ने एक जो शब्द एक वाक्य कहा है कि बड़े छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। न्यायालय ने अपनी समझ से जो निर्णय देना था दिया। मुझे लगता है कि जो लोग सरकार में थे कम से कम उनको इतना समय जरूर राहुल जी को देना चाहिए था कि वो ऊपर के कोर्ट में इसको एक बार अपील कर पाते। अगर उसके बाद भी अगर ऊपर की कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया होता तो किसी को अयोग्य घोषित करने की जरूरत नहीं। राजनीतिक विरोधी के प्रति क्यों इतना प्यार दिखाएंगे कि ऊपरी कोर्ट का क्या फैसला आता है, इसका इंतजार कर लिया जाए। बात प्रेम दिखाने की नहीं है, बात लोकतंत्र के प्रति सम्मान की है, बात इस बड़े मन करने की है। जब आप सत्ता में बैठे हैं, कोई देखिए जो सत्ता में बैठा वो परमानेंट तो कोई है नहीं। कभी यही गांधी परिवार भी सत्ता में रहा होगा, कोई जानता नहीं है कि आगे भविष्य में कौन सत्ता में रहेगा। तो लोकतंत्र की समाज की जो एक मर्यादा है उसके तहत जो लोग अनुभवी हैं, विद्वान हैं, उन्होंने ये बताया है कि जब आप मजबूत स्थिति में हो तो आपको दिल अपना बड़ा रखना चाहिए। कांग्रेस वालों से आपकी बड़ी नजदीकियां हैं, लोग बताते हैं। मेरी नजदीकी किससे नहीं है। क्या सलाह दे रहे हैं? मेरी सबसे अभी क्या सलाह दे रहे हैं? मैं किसी से कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तो गांव में बैठा हुआ हूँ ना, मेरे पास कोई साधन है कि मैं किसी को सलाह दूंगा, ना कोई सलाह मेरे से मांग रहा है। मेरी क्या औकात है कि मेरे से कोई सलाह मांगेगा। फोन तो आया होगा सलाह के लिए, इतनी लंबी लंबी मीटिंग दिल्ली में आपने की थी। नहीं, दिल्ली में मीटिंग की थी तो कोई फोन पर्दे के पीछे नहीं की थी। दिल्ली में बैठकर उनके सामने जो हम यहाँ कर रहे हैं, मैं आपको एकदम ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ। यही चीज मैंने उनको सलाह दिया था कि आप कांग्रेस को अगर पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो समाज के स्तर पर प्रयास शुरू कीजिए। मीडिया में आप लोगों ने चलाया कि प्रशांत किशोर 24 का कोई ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। मैंने उस समय भी बार बार कहा था कि वो कोई ब्लूप्रिंट किसी चुनाव का नहीं था, वो कांग्रेस को जमीनी स्तर से खड़ा करने का ब्लूप्रिंट था, जिसको करने में 5 साल 10 साल लगता। कांग्रेस ये चाहती थी कि मैं उस काम को करूं, लेकिन उनके कहे के अनुसार करूं या जिन जो व्यवस्था वो उसको करने के लिए बना रहे थे, उससे मेरी सहमति नहीं थी। आपकी बातों से एक चीज तो समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अभी 10 साल उसको लग जाएंगे मोदी सरकार के सामने खड़ा होने में। नहीं, यानी 24 नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल आसान नहीं। ये तो देखिए, ये न्यूज चैनल वाले तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कांग्रेस की स्थिति जमीन पर कमजोर है, इसके लिए किसी प्रशांत किशोर के वक्तव्य की जरूरत नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। 1989 के बाद 84 के बाद से कांग्रेस देश में जीत कर नहीं आई है, तो स्वाभाविक तौर पर उनका जो जनाधार है, जमीन पर जो जनता से उनका कनेक्ट है, वो कम हुआ है। ये तो कांग्रेस के लोग भी मानेंगे, इसके लिए कोई प्रशांत किशोर के वक्तव्य की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार अभी है वो चुनाव हार नहीं सकती है। कांग्रेस मैं आपको बता नरेंद्र मोदी, अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अरे सुनिए मेरी बात। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, अरे भाई वाले विपक्षी दलों में कैसे हराएंगे बीजेपी? मैं आपको बता रहा हूँ, 1984 के बाद कांग्रेस देश में जीती नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2004 में इसी कांग्रेस, इसी बिखरे हुए विपक्ष ने वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व वाले भाजपा को हरा दिया। तो इन चीजों को लोकतंत्र में आप पहले से बता नहीं सकते हैं। ये जरूर है कि भाजपा मजबूत स्थिति में, जो सत्ता में रहता है वो मजबूत दिखता ही है। लेकिन 2019 में भाजपा को देश में 38% ही तो वोट आया है। तो जितने लोग वोट देने गए, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए, जितने लोग 100 लोग वोट देने गया तो उसमें बहुमत 62 लोगों ने तो भाजपा को नहीं वोट दिया। अब जरूरत इस बात की है कि उस 62 को कोई एकत्र करे, इकट्ठा करे। और जो भाषा आप लोग समझते हैं कि वो इकट्ठा करने का मतलब दलों को इकट्ठा करना है, नेता को इकट्ठा करना है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। उनके पास हिंदुत्व है, उनके पास राष्ट्रवाद है, उनके पास लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। 80 करोड़ मैंने फॉर्मूला आपको दिया है। हाँ, वही बता रही हूँ, 80 करोड़ लोगों तक जो मुफ्त में राशन है वो जा रहा है। बिल्कुल। तो उसकी काट तो किसी विपक्षी दल के पास दिखाई नहीं देती है। आपको कैसे पता है? ये आपको कैसे पता है? हर चीज का दुनिया में काट है। अगर हिंदुत्व है, हिंदुत्व के आधार पर 100 में 38 आदमी वोट दे रहा है, तो गांधीवाद भी है, अम्बेडकराइट्स भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, जो कि 62% है जो कि उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो विचारधारा के आधार पर भी हिंदुत्व, इन चारों विचारधाराओं को अगर सम्मिलित कर दें तो उससे बड़ा नहीं हुआ है। राष्ट्रवाद पर उनकी एक परिभाषा है, उनका एक प्रयास है। राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस या जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उनका एक अपना तर्क है कि राष्ट्रवाद पे उनकी जो स्थिति है वो भाजपा के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। जहां तक लाभार्थियों की बात है, उनके पास मोदी भी तो हैं।
नहीं, वो तो देखिए, कोई भी जब नेता नरेंद्र मोदी जितना कद्दावर नेता कौन है आज के डेट में? बीजेपी ये सवाल पूछती है बार-बार। ऐसा है, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है, हमको उसका जवाब देने की हमारी जरूरत नहीं है। जब कभी इंदिरा जी रही होंगी, वो भी इतनी ही इससे भी बड़ी कद्दावर नेता थी, उनको हरा दिया गया कि नहीं हरा दिया गया? जनता के आगे कोई नहीं है। अगर जनता खुश नहीं है, जनता अगर आपके प्रयासों से नहीं सहमत है, तो कोई भी कद्दावर नेता नहीं है। कद्दावर से कद्दावर नेता चुनाव हार रहा है। इंदिरा जी को जनता ने चुनाव हरा दिया, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हरा नहीं सकता है। टोटल वोट ही आपको 38 आया है 100 में। राहुल जी को अभी क्या करना चाहिए? राहुल जी को क्या करना चाहिए मुझे पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो अभी कर रही है उससे उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए नहीं मिलने वाली है कि कांग्रेस को ये समझ में ही, ज्यादातर लोग कांग्रेस में क्लूलेस है कि उनकी लड़ाई है किससे और किस बात से लड़ाई है। उनकी जिससे लड़ाई है, जब तक आपने जो ठीक कहा, मैंने पहले हर अपने वक्तव्यों में बताया है कि जब तक आप विचारधारा के आधार पर हिंदुत्व का कोई काउंटर नहीं खड़ा करेंगे, जब तक राष्ट्रवाद को आप अपना स्टैंड उस पर जनता को कन्विंस नहीं करेंगे और लाभार्थियों के लिए एक बेहतर मॉडल नहीं देंगे, तब तक आप भाजपा को नहीं हरा सकते ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और ट्विटर से ट्वीट करने से, लोग ट्वीट करते हैं और ट्वीट की बड़ी चर्चा होती है कि कोई ट्रोल कर रहा है, किसकी कितनी लाइक्स हुई, कितना उनका ट्रैक्शन है। भाई पूरे भारत में 130 करोड़ लोग हैं, उसमें मुश्किल से 3 करोड़ लोग ट्विटर पे हैं। तो 3 करोड़ लोग अगर पूरे ही जो ट्विटर पे हैं आपके साथ जुड़ जाएं, तो भी तो आप 2% वोट हुआ। तो ट्विटर पे बैठ के तो आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए फायदा हुआ है क्या राहुल गांधी को? अब फायदा हुआ है कि नहीं, ये तो आगे चुनाव में दिखेगा। देखिए, राजनीतिक दल होने अभी 3 चुनाव हुए, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के, तीनों हार गई। वो ये कह सकते हैं कि हम वहां नहीं गए थे। राजनीतिक दल होने के नाते आपका फायदा नुकसान, आप जो कर रहे हैं उसका समर्थन है नहीं है, वो सही है गलत है, उसका फाइनल पैमाना क्या है? जनता का समर्थन। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और असफलता को नापने के लिए हम लोग को कर्नाटक का इलेक्शन देखना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में वो चले भी हैं। कर्नाटक में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में, विपक्ष की स्थिति में है, भाजपा की वहां सरकार है। तो अगर वहां पर वो परिवर्तन होता दिखेगा तो आपको मानना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का लाभ हुआ। मोदी जी के सामने राहुल गांधी क्या विपक्ष का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे सकते हैं 24 में? भाई अभी 24 में तो वही है, दूसरा तो कोई विपक्ष का बड़ा नेता मुझे दिख नहीं रहा जिसको सब लोग मान रहे हैं। 330 दिन बाकी हैं और 330 दिन किसी भी चुनाव के लिए बहुत बड़े नहीं होते। देखिए, फिर वही बात है, 300 कैसे नहीं बड़े होते हैं? कैसे बड़े? आप 2014 का चुनाव, मैं 2014 के चुनाव से तो मैं जुड़ा हुआ था। मार्च में कितने लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी 2013 में मार्च में कितने लोग बता रहे थे कि मोदी जी जीत कर आ रहे हैं? उस समय तो मोदी जी जून में बने कैंपेन कमेटी के हेड, अक्टूबर में 2013 में उनको बनाया गया प्रधानमंत्री का चेहरा, और अगले वर्ष मार्च अप्रैल आते आते पूरे देश में हवा बन गई कि मोदी जी को वोट देना है। तो 1 साल बहुत लंबा समय होता है। 2012 में नवंबर में जब गुजरात के इलेक्शन हुए थे, मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरे देश में आज जितने लोग मोदी भक्त बने हुए हैं, इसमें से आधे इंक्लूडेड, मीडिया इंक्लूडेड, जानकार इंक्लूडेड, ये सब ये कह रहे थे कि जिस दिन मोदी चेहरा बन जाएंगे उस दिन यूपीए 3 आ जाएगा, क्योंकि मोदी जी इंडिया इज नॉट गुजरात, मोदी जी आ जाएंगे तो सारा विपक्ष एकजुट हो जाएगा। कुछ हुआ? तो ऐसे ऐसे जानकार और फोरकास्टर टीवी पर आते हैं, बोलते हैं, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको अगर भविष्य की जानकारी होती तो बैठ के वहां जानकारी थोड़ी ना दे रहे। आप ही की बातों को मैं काट देती हूँ। ममता बनर्जी को 2021 मई में जिताने के लिए प्रशांत किशोर 2019 में जाकर उनसे मिलते हैं जी, तो एक टाइम फ्रेम तो रखना ही पड़ेगा ना, और इसी वजह से तैयारियां करनी होती हैं। बिल्कुल करना होता है। तो वो प्रशांत किशोर की अपनी सोच है कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको 2 बरस लगाना है, लेकिन वो पार्टियों को नहीं लगाना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मॉडल बंगाल के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में था। हम लोग उसी प्रशांत किशोर ने बिहार में 2015 जून में 2 जून 2015 को मैं आया और अक्टूबर एंड में चुनाव हुआ, 8 नवंबर को हम लोग चुनाव जीत कर चले गए। तो आप हर चुनाव की एक अलग अपनी कहानी है। किसी चुनाव को आप 4, 5, 6 महीने में जीत सकते हैं, किसी चुनाव को जीतने में आपको 2-3 साल भी लग सकते। थोड़ी ना ईडी और सीबीआई पर सारे विपक्षी दलों का अलग अलग सुर, हालांकि राहुल गांधी के मामले में जरूर एक सुर से लोग खासतौर से अयोग्यता के मामले में बोलते हुए नजर आए, लेकिन ईडी और सीबीआई आपके नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, तेजस्वी यादव के खिलाफ, मतलब आपके मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार में जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ईडी सीबीआई के मुद्दे पर उनसे जब भी सवाल पूछो वो गोलमोल कहकर टाल जाते हैं। तेजस्वी यादव से सीबीआई ने पूछताछ की है, ईडी के सामने मीसा भारती के पेशी हो गई। नीतीश कुमार का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार गोलमोल उत्तरों के बादशाह है, उनसे पूछा जा रहा है, मैंने उनको खुली चुनौती दी है
कि भाई आप आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं और अगर आपको लगता है कि लालू जी या उनका परिवार तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और उनके खिलाफ ये गलत कार्रवाई हो रही है, तो आपको इन्हीं शब्दों में ये कहना चाहिए। लेकिन नीतीश जी ये कह ही नहीं सकते हैं। आपको आपके कैमरे पर ये चुनौती दे रहा हूं, बोल रहा हूं, नीतीश जी ये कह ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? वो नहीं कह सकते, मैं जानता हूं नीतीश कुमार कोई को। वजह होगी ना? अरे भाई पूरे जीवन तो वो यही कह के चुनाव लड़े हैं, यही कह के जीते हैं कि लालू जी और उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। तो आज वो कैसे कह देंगे कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? अभी तो भतीजे की बड़ी तारीफ करते हैं वो। भतीजे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। तारीफ कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी, आपको पहले ये समझना चाहिए कि नीतीश जी का ये आरजेडी या तेजस्वी प्रेम है क्यों। नीतीश जी जो व्यक्ति हैं, जिस तरह के व्यक्ति हैं, उनके दिमाग में ये क्लियर है कि अब इसके बाद मुझे मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो नीतीश कुमार जी की एक सोची समझी ये रणनीति है कि मेरे बाद अगर कोई मेरे से भी खराब आदमी सरकार कोई आ जाए तो पूरे जीवन भर लोग ये कहेंगे कि भाई कुछ भी कहिए, नीतीश कुमार की सरकार इससे बेहतर थी। सीबीआई ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, क्या भारत सरकार बिल्कुल ठीक काम कर रही है? क्या जांच एजेंसियां ठीक काम कर रही हैं? कम से कम जिन लोगों की ओर से भ्रष्टाचार किया गया है वो देश के सामने आए, उनके खिलाफ जांच चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, जो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों को इससे दिक्कत नहीं है कि किसके खिलाफ रेड हो रहा है, जब तक ये समान रूप पर सब पर लागू हो। लोगों को दिक्कत तब होती है जब वही व्यक्ति भाजपा में चला जाता है और उस पर वो रेड रुक जाता है या कार्रवाई रुक जाती है। आप इस बात को में फर्क समझिए। लोग लालू यादव पर रेड हो रहा है इसलिए नहीं परेशान है। लोग ये कह रहे हैं कि आज ही अगर आरजेडी का वो व्यक्ति जिस पर रेड हुआ है कल भाजपा ज्वाइन कर ले तो उस पर रेड नहीं होगा या उस पर कार्रवाई रुक जाएगी। आप शुभेंदु अधिकारी का केस देख लीजिए बंगाल में, और दूसरे नेताओं के बारे में जो विपक्ष लिखता है। अगर कानून समान रूप पर से सब पर लागू हो तो जो व्यापक स्तर पर जनता का जो मत है वो मुझे लगता है कि इसी फेवर में है कि अगर कोई गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम बिहार में हैं, अब तेजस्वी यादव उनके परिवार के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, क्या वो सही है? बिल्कुल होना चाहिए भाई। मैं एकदम स्पष्टता से आपको कह रहा हूं, लालू जी को लेकर ये जो लोग बता रहे हैं कि जेल गए, ये हुए, भाई ये कोई अफरा तफरी में जेल नहीं गए हैं। 20 साल 25 साल बाजाबता ट्रायल चला है, कोर्ट ने उनको दोषी पाया है, हर स्तर पर न्यायिक स्तर पर उन लोगों ने प्रयास किया है और हर स्तर पर न्याय व्यवस्था ने इस देश के पाया है कि आपकी गलती है। तो आपको, अगर आपने गलती की है, अगर मैं कल गलती करूंगा तो मुझे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। अरे मैं आपको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक वक्त पे वो अलग हो गए थे। अरे भैया, आरजेडी को छोड़कर मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार को ये चुनौती दे रहा हूं कि आप आइए कैमरे पर या ट्वीट करके बता दीजिए कि मैं मानता हूं कि लालू जी, उनका परिवार, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में, किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। ये लिख कर खाली वो ट्वीट कर दें या वक्तव्य दे दें। 24 की स्थिति क्या बन सकती है और उसमें जन स्वराज की क्या भूमिका रहेगी? जनस्वराज की आप कोई इधर भूमिका रहेंगे, नहीं उधर रहेंगे? जनस्वराज की कोई भूमिका नहीं भाई। 24 की स्थिति में तो दलों की भूमिका होगी। जनस्वराज तो कोई दल है नहीं। अब दल बन जाएगी। अगर दल बन जाएगा तो समय आपकी भूमिका आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, लोगों ने आपको सलाह भी दिया है। हम तो इतने धीरे चलने वाले आदमी हैं कि आप देख रही हैं कि 6 महीने से मैं चल रहा हूं और बिहार में 40-38 जिले हैं और मैं 5वें जिले में ही हूं। इसको करने में मुझे साल लगेगा, 2 साल लगेगा, मुझे खुद नहीं पता है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि कब जब तक पदयात्रा खत्म नहीं होगी तब तक तो कोई दल बनेगा। जाति की राजनीति से घिरे हुए बिहार में अपने लिए कहां पर जगह देख रहे हैं आप? देखिए, कहीं ऐसा ना हो कितनी मेहनत करें, सारा पसीना, धूप, ये और सब कुछ आपका। अब मेरे मेहनत से ज्यादा चिंता मीडिया में बैठे हुए मित्रों को हो रही है। आपको लग रहा है कि यहाँ जाति के आधार पर ही चुनाव होता है। ये बिहार के, सुनिए मैं आपको बता देता हूँ, बिहार के प्रति या जनरली बिहार जैसे राज्यों के प्रति जो पूर्वाग्रह है ये दिखाता है। मैं आपको 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। 2014 में यहाँ पर सबसे बड़ा दल भाजपा था लोकसभा के चुनाव में। 2019 में आपने बताया कि 40 में से 39 सीटें मोदी जी के नेतृत्व को मिली है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? लेकिन आप लोग आंध्रा में, तमिलनाडु में, गुजरात में अगर जात पर वोट पड़ रहा है तो आप लोग बात नहीं कीजिएगा और बिहार के बारे में कहिएगा कि बिहार में तो सब कुछ जाति में ही हो रहा है। बिहार के लोगों को तो कोई अकल है नहीं, बिहार के लोगों को कोई समझदारी नहीं है, बिहार के लोगों की कोई समझ नहीं है। भाई राजनीतिक तौर पर बिहार किसी अन्य राज्य के मुकाबले यहाँ बेहतर सोच रखने वाले लोग हैं। ये अलग बात है कि ये हम लोग का अच्छा समय नहीं चल रहा है। पिछले 40-50 सालों से ये राज्य पिछड़ा हुआ है। आखिरी सवाल, मोदी के सामने कौन? ममता बनर्जी, फिर वही नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, कौन होगा? कोई तो आपको लग रहा होगा ना। देखिए, आप बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, तो उनके सामने
कौन टक्कर दे सकता है नरेंद्र मोदी? भैया जो किसके अंदर वो काबिलियत मैंने है? आपको बता दिया कि जो नेता, जो दल, जो फॉर्मेशन मोदी या भाजपा के खिलाफ गांधीवादियों को, अंबेडकराइट्स को, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, इन चार विचारधारा के समर्थकों, नेताओं, पार्टियों को एकजुट कर दे, वो मोदी के सामने, भाजपा के सामने बड़ी चुनौती दे सकता है। कौन कर रहा है ऐसा? अब कौन कर रहा है, ये तो जो करेगा, अभी करता तो आपको फिर उसका नाम आपको पता होता। कोई नहीं कर रहा अभी। आपकी तो जानकारी में होगा, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कौन कर, जिसको भी करना है उसको ये करना पड़ेगा। यानी कि अभी तक कोई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक तो कोई कर नहीं रहा। यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए फिर अब अगर यानी इन लोगों ने आपस में इस तरह से तालमेल नहीं बिठाया, फिर मोदी की राह 24 के लिए आसान। हम लोग जब छोटे थे तो उसके बाद वो कहानी पढ़ते थे, एक कविता थी, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा फिर क्या होगा उसके बाद। तो आपने एक तय किया हुआ है कि मुझे इनसे कहलवाना है कि मोदी के सामने कोई नहीं, ये आपका हेडलाइन बनेगा। अब आप उसको मेरे मुंह में डलवाना चाह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई उनको कैसे हराया जा सकता है, उस मेरी समझ से इस तरीके से हराया जा सकता है, इस तरह से चुनौती दी जा सकती है। आपकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे हराया जा सकता है, लेकिन अभी क्योंकि वो हेडलाइन हराने नहीं है। के लिए कोई तैयारी उस तरह से करता हुआ नजर नहीं आ रहा। स्वाभाविक है, अगर तैयारी होती तो आपको मेरे से पूछना थोड़ी ना पड़ता, वो दिखता आपको चेहरा सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर जी, बहुत आज तक से जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। अब जन स्वराज यात्रा के जरिए जनता का खुद के लिए कितना समर्थन प्रशांत किशोर को मिलता है, ये देखना रहेगा दिलचस्प। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपने सर कभी समझौता नहीं किया तो बियर्ड कलर करते वक्त हेयर कलर लगाकर समझौता क्यों? बिगिन मेंस बियर्ड कलर, ये ग्रेस को कवर करे नेचुरली, ज्यादा डार्क बियर्ड। बिगिन गो फॉर इंजीनियस बच्चों की ड्रीम्स तो बड़ी प्यारी है, पर क्या इसके लिए इनके पेरेंट्स की पूरी तैयारी है? सही समय पर सही चाइल्ड प्लान लेकर मेरे पेरेंट्स ने तो दिखाई होशियारी, क्योंकि बच्चों के बड़े सपनों की तैयारी में है पहले आपकी बारी। अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए। उन्होंने ओबीसी समाज का जो अपमान किया, उस अपमान को अगर एक कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके एक फैसला किया तो आज मिस्टर राहुल गांधी कहते हैं कि वो कोर्ट ही गलत है। मिस्टर राहुल गांधी का ये विचार है कि इस देश पे राज करना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उनका सोचना है। वो एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। काश आज कोई मंत्री ये साहस दिखाए, प्रधानमंत्री ये साहस दिखाएं कि हम बेदाग हैं, हम पर कोई इल्जाम नहीं है, सब इल्जाम झूठे हैं विपक्ष के, और हम जेपीसी से जांच कराने की घोषणा करते हैं। ये दम नहीं, जो जांच न करा सके वो अपने को बचाने के लिए मंत्रियों को आगे कर रहा है, जो मंत्री खुद ही अडानी के मामले में सवालों के घेरे में है। रेलवे को लेकर जो भारत की शान है, जो दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे रेल लाइन रेल है। जिस भगोड़े की तलाश 8 राज्यों की पुलिस कर रही थी, वो पंजाब में निकला। जिस खालिस्तानी अमृतपाल के नेपाल भागने की खबर थी, वो पंजाब के गांव में ही दिखा। बारह दिनों से पुलिस को चकमा देने वाले अमृतपाल ने एक बार फिर से पुलिस को चकमा दे दिया। इस बार गाड़ी से कूदकर अंधेरे में भागा। पंजाब के होशियारपुर के मनाया गांव में पुलिस नाके के पास गाड़ी रोकी गई तो इनोवा पर सवार 2 लोग अंधेरे में खेत की तरफ भागे। इनोवा के पीछे चल रही एक गाड़ी में मौजूद 2 लोगों को पुलिस वाले ने पकड़ लिया। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनोवा से फरार शख्स अमृतपाल और पपालप्रीत ही थे। अमृतपाल फगवाड़ा से होशियारपुर इनोवा में जा रहा था। इसके साथ पपालप्रीत और तीसरा शख्स भी मौजूद था। इनोवा के पीछे भी एक गाड़ी थी जिसमें अमृतपाल के ही करीबी मौजूद थे।
जहां पर सर्च ऑपरेशन चला है वहां के सरपंच हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, क्या वाकया हुआ आज, किस तरीके से ये ऑपरेशन चला है यहाँ पर? ਇਹ ਉਹੀ 8:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ दो। कौन था उसमें, कुछ आइडिया लगा कौन लोग थे उस गाड़ी में, क्या था और पुलिस की कितनी टीमें थी? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ कौन नहीं। 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। सूत्रों की माने तो अमृतपाल एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल में इंटरव्यू देने जालंधर जा रहा था, वहीं सरेंडर का भी प्लान था। इंटेलिजेंस यूनिट को इसकी खबर लग गई, फिर पंजाब पुलिस फगवाड़ा से ही अमृतपाल की गाड़ी का पीछा करने लगी। लेकिन होशियारपुर पुलिस नाके पर रोके जाने के बाद अमृतपाल गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है, घर घर तलाशी ली जा रही है, हर संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। 12 दिन से अमृतपाल पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है। आखिरी बार वो दिल्ली के मधु विहार इलाके में दिखा, इसके बाद उसके यूपी के लखीमपुर खीरी में होने की खबर मिली। फिर तो कयास लगने लगा कि वो कहीं सीमा पार तो नहीं कर गया। अब सारी अटकलें धरी की धरी रह गईं और अमृतपाल फिर से पंजाब में निकल आया। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, होशियारपुर, आज तक। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं।